दोस्तों आगे वीडियो में आप इमरान प्रतापगढ़ी को एक साथ 5 संपादकों की बोलती बंद करते हुए देखेंगे और इसके साथ ही गोदी एंकर की इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा अल्ट्रा प्रो मैक्स धुलाई भी आपको देखने को मिलेगी। गोदी एंकर इमरान प्रतापगढ़ी के सामने बार बार राहुल गांधी को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस जोश में गोदी एंकर को जवाब दिए है वो आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। एक संपादक ने जब इमरान प्रतापगढ़ी से संभल के मुद्दे पर सवाल पूछा तो इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी वाले अंदाज में योगी सरकार को इतना एक्सपोज किया कि वहाँ बैठी जनता ने भी खूब तालियां बजाकर उनका जोरदार समर्थन किया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से पूरी गोदी मीडिया और सरकार को धोया है, आप भी घर बैठे खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो संसद में हम देख रहे हैं प्रियंका जी भी आ गई हैं, उनकी डेब्यू स्पीच भी हुई। क्या चर्चा हुई कैंटीन में, किसकी स्पीच ज्यादा पसंद आई, कैसा रिएक्शन था कांग्रेस के सांसदों का? नहीं, अब आप एक छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। मैं दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही। प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम भूल रहा हूं, जो मैं बताता हूं अभी। उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी, टिक 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 टिकर बोला पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये, आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे, नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर हर एक के मन में एक सवाल होगा कि राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं उनको। भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है, ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े, लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था। कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये 2 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना? यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया
कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से यह कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया, यहां आज भी कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना मतलब, मैं बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? वो तो संविधान पर मंदिर के साथ हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ, या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं है? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं है? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूं। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था, और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट, सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने, अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया। वो वोट गए कहां? ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी, या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं। कि जब भाजपा नारा भाजपा एकता का नारा लगाती है, तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है, तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है, तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं,
कलाम साहब का नाम किसने कलाम propose साहब किया? भी उसी समुदाय से आते मैं हैं आपसे जिनको यही पूछा लेकर के आप जो भाषण कलाम देते साहब हैं। का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब कह एक रहे मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का मैं अंतर है? नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा आपको हूं। अंतर नहीं, आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था, नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी आपको लगता है कि ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी भी तो- अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। केवल एक लाइन का, बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, ये बात 1990 की है। 34 साल हो गए, तब न तो अमित शाह थे, न नरेंद्र मोदी थे, न आज की बीजेपी थी। 34 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपने सोचा, आज की मौजूदा सत्ता तो मैं मान ले रहा हूं तमाम चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन 34 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम वहां सत्ता में नहीं है, हम ये बात को स्वीकार करते हैं। और कमियां तो जाहिर सी बात है, हम अगर सत्ता में नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सत्ता के करीब नहीं है, तो कमियां तो रही हैं, बुजुर्गों से होती हुई यहां तक आई हैं, उसे सुधारना है। लेकिन हम आपको यह आश्वस्त करते हैं, हाथरस हो, संभल हो, किसी भी पीड़ित परिवार हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब भी जरूरत पड़ी है ये लोग पीड़ितों के साथ वहां जरूर खड़े नजर आए। ये मैं तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पे वहां काम कर रही है। हमने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बना, देखिए, ये और हमने बात- लोकसभा में एक शानदार आप- रिजल्ट दिया। आप हो ठीक सकता है है। आने वाले 27 में आप देखें कि हम सत्ता के साथ हों। इमरान जी, इंडिया ये गठबंधन वहां आपने जो सरकार कहा, बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वोटर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या आत्ममंथन चल रहा है? इसको लेकर क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है? देखिए, अब चुनाव जीतना एक अलग तरह का मैनेजमेंट है, और लड़ना, लड़ाई लड़ते रहना सड़क से संसद तक एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश के युवाओं को यह आश्वस्त भी कर रहा हूं कि हम उस पर भी रणनीतिक तौर पे बहुत काम कर रहे हैं। और हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार, असम और दिल्ली के चुनाव में हम आपको और प्रोग्रेसिव होकर के पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और शानदार रिजल्ट भी देंगे। आप क्योंकि लड़ते जाहिर हुए सी बात है, दिखेंगे या अंततः जीतते हुए गत्वा- दिखेंगे? अंततः गत्वा जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने सवाल कहा यही होता है, लड़ते हुए कोई एक दिखेंगे। वोट से जीत के आए, अब 10 लाख वोट से जीत करके आए, माना यही जाता है कि वो जीत के आया। तो जाहिर सी बात है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी आई है राहुल जी के साथ, कदम से कदम मिला करके कुछ नए युवा सांसद, युवा नेता, युवा विधायक आए हैं। कुछ दिन में हम आपको परवीन दिखेंगे। शाकिर ने कहा था हर दफा जीत जाना ही जरूरी नहीं। हमेशा जीत ही जाना हाँ। कमाल थोड़े। खैर, आप सुना दीजिए वैसे, अगर आप सुना पाए। नहीं, वो उनका शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। तो बीजेपी यही कह रही है कि वो 89 बार हार के मुस्कुरा ही रहे हैं। वो तो कभी कभी जीत के भी रोना रोते रहते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी मजे की बात कहूं, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को राज्यों में जश्न मनाते देखा क्या? नहीं देखा होगा, सच बात कह रहा हूं। सिर्फ भाजपा के मुख्यालय में एक जश्न मनाया गया, उसके अलावा दोनों राज्यों में कहीं भी जश्न मना, सरकार बन गई, जश्न मनाते नहीं देखा। कुछ तो है जिसकी पर्दा, उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जीत गए। अरे आप ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। आप सर, आप कविता में सवाल पूछिए, मैं कविता में नहीं, जवाब। ये कविता लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत है, 100 सीट कैसे जीता? इसको कविता में इंडी गठबंधन कम से कम अनदर 5 ईयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मरा है। उसको जवाब कविता में दे सबसे दीजिए। पहली बात तो मेरा, कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा क्योंकि ये टेलीविजन भाजपा इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये, सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी, सुन लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो, प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक्पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कांग्रेस में क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं, सवाल कहां खड़ा होता है? नहीं सुनिए, नहीं, लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए,
कोई भी लीड करे, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है, वो अंततोगत्वा यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचें, संविधान बचे। हम हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं, और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके, तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो, सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया, क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, सच बात यही है। ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बैनर्जी की तरफ से पलट करके निशांत भाई, कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं, कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? नहीं, लेकिन आप होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े हैं, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं, वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है, तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे, मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। अब मैं सर, उन्होंने बार बार, अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, आनंद हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पर, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता, जिस राहुल गांधी, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी करने। राहुल गांधी जिस संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड पर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है, और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया, जो पार्टी मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की, लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था? नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने, क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि अगर इतनी इज्जत होती है अम्बेडकर की, तो उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस लगाती, बाकी किसी दलों को लगाने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सिंगल इशू पार्टी बनती चली आ रही है? कोई भी चीज होती है आप लाल किताब उठाते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं अडानी इसका। पहली बात तो ये लाल किताब देख करके सत्ता पक्ष इतना भड़क क्यों रहा है? सांड भी इतना लाल कपड़ा देख के नहीं भड़कता जितना लाल संविधान देख के भड़क रहे हैं। गलत क्या है? 10 विजुअल मौजूद है जिसमें राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रधानमंत्री जी को वही वाला संविधान, जो मतलब कलर से आप संविधान के बुक कवर से आप मतलब तय करेंगे कि ये कौन सा संविधान है। झूठ बोलेंगे सदन में कि राहुल गांधी जो संविधान लेके चलते हैं उसके पन्ने तो कोरे रहते हैं। कल अभी सदन के अंदर बोला है उन्होंने, ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको चेयरमैन साहब ने नहीं कहा। बात क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों के माध्यम से खेलना चाहती है ना, देश अब समझता है। आप उधर तो दलितों के खिलाफ अत्याचार करवाएंगे, आप अत्याचार करवाएंगे, और इधर सोचेंगे कि अंबेडकर जी की एक फोटो लगा देंगे तो दलित बहुत खुश हो जाएगा। आप देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं, सब जागरूक हो गए हैं।
उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी। तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसका एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का।